हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम केस स्टडी मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने इंटरव्यू मेथड यानी साक्षात्कार विधि के बारे में पढ़ा था। और ये जो मेथड है, ये मेथड है बच्चों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है, बाधा या समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उसके लिए भी केस स्टडी की जाती है और गाइडेंस वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि केस स्टडी जो है वो कैसे की जाती है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा अध्ययन जिसमें व्यक्ति का बीता इतिहास, वर्तमान परिस्थिति तथा भविष्य की संभावनाएं व्यक्ति होती हों, प्राय व्यक्तिगत अध्ययन कहा जाता है। इसमें मतलब सिंपल सी बताया गया है कि अगर बीता इतिहास आप जान रहे हैं और या फिर वर्तमान अभी जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, और भविष्य की संभावनाएं अगर व्यक्त कर रहे हैं आप इसको देखते हुए, तो उसे व्यक्तिगत अध्ययन यानी केस स्टडी कहेंगे। अब इसमें क्या होता है, अगर स्कूल में कोई बच्चा है तो उसे कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी केस स्टडी की जा सकती है। तो इसमें क्या होता है, उसके जो वर्तमान सभी जो सूचनाएं होती हैं उससे इकट्ठा की जाती हैं। तो आगे देखते हैं हम। अब ये जो केस स्टडी होती है हमारी, उसका पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है व्यवहारगत समस्याओं का निदान और उपचार। मतलब बिहेवियर जो प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों से संबंधित या व्यक्ति से संबंधित, उसका निदान यानी पता लगाते हैं इसमें, और उसका जो है उपचार करते हैं। ठीक है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट में बताया गया है बेहतर मार्गदर्शन एवं परामर्श देने हेतु। इसमें क्या होता है, जब बच्चे को जो है उसकी प्रॉब्लमेटिक मतलब समस्याएं वगैरह पता लग जाती हैं, तो उसके बाद उसका उपचार भी किया जाता है। उपचार के बाद उन्हें क्या होता है, मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है। और केस स्टडी किसी बच्चे या व्यक्ति के साथ किया जा सकता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि केस स्टडी के स्टेप क्या हैं, मतलब किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम केस स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें नीचे दिया गया है, एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि मतलब बच्चे का जो है कोई समस्यात्मक बालक या बालिका है, तो उसका जो है व्यक्तिगत अध्ययन आप किस प्रकार करेंगे। ठीक है। तो उसके मतलब उससे संबंधित जो सूचनाएं आपको इकट्ठा करनी है उसकी मैं आपको डिटेल बताऊंगा इसमें। तो सबसे पहले पॉइंट जो है हमारा वो परिचयात्मक विवरण है। ठीक है। इसमें आप उसके नाम के बारे में पूछेंगे। इसके अलावा सेकंड पॉइंट में आप उसका लिंग पूछेंगे। उसके बाद आप जन्म तिथि, पिता का नाम और निवास स्थान, विद्यालय का नाम, कक्षा, और उसके बाद जो है बच्चे की जो समस्याएं हैं, चाहे वो संवेगात्मक विकास से संबंधित हो, अगर वो इमोशनली थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम में है तो उसके बारे में आप पूछेंगे कि उसे प्रॉब्लम क्या है, जिसमें अत्यधिक आक्रामक और चिड़चिड़ापन स्वभाव वगैरह है, या फिर सामाजिक से संबंधित है, मतलब छेड़खानी करना या झगड़ालू प्रवृत्ति का बच्चा है। और शिक्षात्मक मतलब एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई उसे प्रॉब्लम है तो आप उसके बारे में पूछेंगे। इसके आगे सेकंड पॉइंट में बताया गया है अब क्या करेंगे, उसके जन्म से संबंधित जो है हम जानकारियाँ उससे इकट्ठी करेंगे। जैसे जन्म का स्थान क्या है, जन्म के समय माता पिता का स्वास्थ्य, उसके बारे में पूछेंगे। तो आप इसको क्या करेंगे, लिखेंगे पॉइंट वाइज। अब आगे देखते हैं हम। इसके बाद जन्म के समय बालक का स्वास्थ्य, उसके बारे में पूछेंगे। और फिफ्थ पॉइंट में क्या पूछेंगे आप, जन्म के समय कोई दुर्घटना। तो उसमें आप ये सब चीज़ें जो हैं माता पिता से भी कलेक्ट कर सकते हैं ये सब जानकारियाँ, और अगर बच्चा है तो उससे भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चा है कुछ जानकारी हो वो नहीं बता सकता, तो आप उसके माता पिता से भी ये जानकारियाँ जो है कलेक्ट करेंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट है स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ। स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ जो है उसमें आप सामान्य स्वास्थ्य पूछेंगे, और उसके बाद आप ऊंचाई पूछेंगे बच्चे की कितनी है, परसेंट की या फिर, और उसके बाद आप उसका वेट पूछेंगे। बीएमआई भी अगर पता हो तो पूछेंगे उससे।
और दृष्टि संबंधित अगर कोई दोष है तो उसको भी पूछेंगे। इसके अलावा सुनने की क्षमता और क्या बालक व्यायाम करता है या नहीं, तो इसके बारे में आप स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ उससे इकट्ठा करेंगे। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट में आप क्या करेंगे, परिवार संबंधित जानकारियाँ उससे इकट्ठा करेंगे। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है, बताएं क्या पिता जीवित है या मृत है, तो ये पूछेंगे। इसके बाद माता जीवित है या मृत है, इसके बारे में पूछेंगे। और यदि जीवित है तो माता पिता इकट्ठे रहते हैं या अलग अलग रहते हैं, कई बार ये भी प्रॉब्लम आ जाती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट में आप माता पिता की शिक्षा एजुकेशन भी पूछेंगे कि माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं। इसके बाद इसमें माता अलग लिखेंगे, पिता की जो एजुकेशन है वो आप अलग से डिनोट करेंगे। फोर्थ पॉइंट में आगे पूछेंगे आप पिता का व्यवसाय क्या है, मतलब पिता जो है क्या कार्य करते हैं। फिफ्थ पॉइंट में आप भाई बहन की संख्या पूछेंगे और उनकी जो है एज पूछेंगे, तो इसमें अलग अलग इन दोनों को डिनोट करेंगे आप। इसके बाद आगे आप परिवार में कुल सदस्य पूछेंगे। अगर संयुक्त परिवार है तो उसके बारे में पूछेंगे, अगर मिश्रित परिवार है तो उसके बारे में भी पूरा लिखेंगे। और आगे जो है बालक का जन्म क्रम उसके बारे में पूछेंगे कि कौन सा बालक है, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, जो भी हो। इसके आगे क्या माता पिता बालक से प्यार करते हैं, हाँ या नहीं, उचित प्यार की। कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम यहाँ भी होती है कि माता पिता जो है वो जॉब पे जाते हैं तो बच्चे को जो देख रेख मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। इसके बाद क्या बालक को घर पर मनोरंजक सुविधाएं मिलती हैं या नहीं है, इसके बारे में पूछेंगे। क्या माता पिता बालक की शिक्षा में सहायता करते हैं, तो ये सब जानकारियाँ आप इकट्ठा करेंगे। और इसके अलावा आप क्या माता पिता बालक को उत्साहित करते हैं या नहीं करते, मतलब कई बार होता है जो पेरेंट्स द्वारा जो है बच्चे पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, उसके बारे में भी आप पूछेंगे। तो आप जो है ये सब जानकारियाँ जो है परिवार संबंधित जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे। इसके आगे आप क्या करेंगे, आप सामाजिक आर्थिक स्थिति सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में भी आप कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। इसके अलावा परिवार में मनोरंजन के साधन जैसे रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, खेल वगैरह, तो इससे क्या होता है कि मतलब अगर परिवार में ये सब चीज़ें होती हैं तो कई बार बच्चा उतना डिप्रेस नहीं होता, और कई बार ना होने के कारण भी डिप्रेस होना शुरू हो जाता है, तो उसे मनोरंजन का टाइम नहीं मिल पाता। कई बार माता पिता खेलने नहीं जाने देते बच्चे को। तो ये सब कुछ कारण होते हैं कि बच्चा जो है मानसिक रूप से दबाव महसूस करने लग जाता है। इसके अलावा आसपास का वातावरण एनवायरनमेंट के बारे में भी पूछेंगे कि जिस एनवायरनमेंट में बच्चा जो है रह रहा है। और समाज की प्रकृति के बारे में पूछेंगे कि मतलब मध्यम वर्ग में आता है वो बच्चा या निम्न वर्ग में है, इसके अलावा या उच्च वर्ग में है। इसके बाद आप समाज में परिवार की स्थिति के बारे में पूछेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स थे। सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में आपने जानकारियाँ भी इकट्ठी कर ली हैं। अब आप क्या करेंगे, बुद्धि के स्तर के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे कि उसका जो है इंटेलिजेंस लेवल कितना है। इसमें क्या है, बालक की बुद्धि के स्तर के बारे में शिक्षकों के विचार, तो ये भी आप डाटा जो है इकट्ठा करेंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट में बताया गया बालक की बुद्धि के स्तर के बारे में माता पिता के विचार, आप ये जो है माता पिता से जानकारी इकट्ठा करेंगे। इसके बाद आगे आप जो है शिक्षात्मक जानकारी यानी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन बच्चे की जो है वो कलेक्ट करेंगे, जिसमें शैक्षिक उपलब्धि पिछले 3 वर्ष का जो होता है उसको डाटा कलेक्ट करेंगे। और उसके बारे में और भी जानकारियाँ जो यहाँ पर बताई गई हैं कि स्कूल में जो सबसे पसंद करता है उसके बारे में, स्कूल के मनपसंद विषय के बारे में पता करेंगे। और बालक के अध्यापक से संबंधित अच्छे जो है मतलब संबंध कैसे हैं उसके बारे में, और बालक के सहपाठियों से संबंध कैसे हैं उसके बारे में जानकारी आप कलेक्ट करेंगे। तो ये सब जानकारियाँ जो है एजुकेशन से रिलेटेड जो हैं आप कलेक्ट करेंगे। पाठ्य सहगामी क्रियाएं
यानी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में भी जानकारियाँ जो है एकत्र करेंगे उससे। तो इसमें रुचि वगैरह बताई गई है और भाग लिया जाता है या नहीं लिया जाता बच्चे द्वारा वो भी पूछेंगे, और कोई अगर पोजीशन आई है उसकी तो उसके बारे में भी आप पूछेंगे। इसके बाद 9th पॉइंट में आप समायोजन यानी एडजस्टमेंट के बारे में पूछेंगे कि बच्चा जो है कहाँ कंफर्टेबल फील करता है। तो इसमें गृह संयोजन और संवेगात्मक संयोजन फील करता है या नहीं करता उसके बारे में आप पूछेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है 2 पॉइंट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। 3rd पॉइंट में आप सामाजिक समायोजन के बारे में पूछेंगे, यानी सोशल एडजस्टमेंट के बारे में आप 2 पॉइंट्स पूछेंगे। और आगे आप जो है कक्ष में व्यवहार, उसका बिहेवियर कैसा है उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करेंगे। इसके अलावा खेल के मैदान में उसका जो व्यवहार है वो किस प्रकार का है उसके बारे में आप जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। इसके बाद उसके जो पर्सनालिटी से संबंधित गुण है उसके बारे में जो है आप जानकारियाँ इकट्ठी करेंगे, और उसको जो है मैंने आपको बस दिखाया नहीं, एट द एंड क्या करेंगे आप उसका जो है विश्लेषण करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, आप क्या करेंगे उसे आप जो है गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। आगे देख लेते हैं ये जो मेथड है उसके जो है एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। इसे मेरिट भी बोल सकते हैं, लाभ को। तो इसमें बताया गया है इस विधि में किसी भी एक बालक के व्यवहार से जुड़ी हुई सभी बातों का और उसके संपूर्ण रूप से तथा परिवेश रूप से अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, किसी इंडिविजुअल चाइल्ड या इंडिविजुअल पर्सन का जो है संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, जिसमें वर्तमान और पहले जो है उसके साथ साथ क्या क्या घटनाएं हुई हैं उसके बारे में इसका गहन अध्ययन होता है। 2nd पॉइंट में बताया गया है व्यक्तिगत अध्ययन के द्वारा बहुत सी ऐसी गुप्त बातों और अवचेतन व्यवहार की परतों को कुरेदा जा सकता है जिनके बारे में किसी और व्यवहार जांच विधि द्वारा सहायता नहीं मिलती। इसमें क्या है, कुछ प्राइवेट बातें भी पता लग सकती हैं जो मतलब और किसी अन्य मेथड के थ्रू हम नहीं पता लगा सकते। आगे यहाँ पर 3rd पॉइंट में बताया गया इस क्षेत्र में अध्ययन का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है, यानी वास्ट होता है, और बहुत से लोग तथा बहुत प्रकार के रिकॉर्ड तथा सूचनाएं स्रोत इनमें उपयोग कर विश्वसनीय जानकारी इकट्ठी करने का प्रयास किया जा सकता है। मतलब इस मेथड के थ्रू जो है कई जो जानकारियां हैं वो आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी इकट्ठी कर सकते हैं। तो ये जो है जानकारी जो है विश्वसनीय होती हैं। और आगे यहाँ पर 4th पॉइंट में बताया गया है समस्यात्मक असंयोजित व्यवहार से ग्रस्त बालकों के व्यवहार का अध्ययन कर उन्हें उनके समायोजन में उचित सहायता प्रदान करने के कार्य से यह विधि सशक्त और सफलतापूर्व भूमिका निभाई जा सकती है। तो मतलब ये विधि जो है काफ़ी अच्छी है एक समस्यात्मक बच्चे का जो है अध्ययन करने के लिए। इसके बाद इस विधि के हमने मेरिट तो पढ़ लिया, इस मेरिट के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि इस विधि के जो है दोष क्या हैं। तो इसमें 1st पॉइंट बताया गया है इस विधि को उचित प्रकार से संपादित करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता रहती है, क्योंकि यह कार्य एक तकनीकी कार्य है। मतलब इसमें क्या होता है, एक जो है इंटेलिजेंट पर्सन जो पर्टिकुलर जो है व्यक्तिगत अध्ययन करता है और वो प्रशिक्षित होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता इसे। इसके अलावा इस अध्ययन में सूचना स्रोत काफ़ी बड़े पैमाने पर फैले होते हैं। तो मतलब इसमें क्या होता है, जो सूचनाएं होती हैं वो हर जगह से कलेक्ट करनी पड़ती है। ये कोई आसान बात नहीं रहती कि एक किसी बस चाइल्ड से ही आपने जो है सूचना इकट्ठी कर ली। आपको सभी जगह से क्या होता है सूचनाएं जो है इकट्ठी करनी पड़ती है, जैसे माता पिता से, और इसके अलावा आप टीचर से और उसके फ्रेंड सर्कल से। तो हर जगह से आपको क्या करना पड़ेगा, जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो इन सब सूचनाओं को इकट्ठा करना कोई आसान बात नहीं है। और इसके आगे 3rd पॉइंट में दिया गया है इस विधि का प्रयोग क्षेत्र सीमित है, प्राय समस्यात्मक बालकों या व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। तो मतलब इस विधि का जो है इस मेथड का यूज़ बस जो है प्रोब्लेमेटिक चाइल्ड का पता लगाने या फिर उसकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए ही किया जाता है बस। इसके अलावा और इसका अप्लाई जो है कहीं और नहीं कर सकते आप।
और इसके अलावा आगे नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि जिन स्रोतों एवं संसाधनों का उपयोग इस विधि में सूचना एकत्रित करने के लिए किया जाता है उसकी विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता के बारे में किसी प्रकार की गारंटी नहीं दी जा सकती। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब इसमें जो है सूचनाएं जो इकट्ठी की जा रही है, मान लीजिए आप कि उसके फ्रेंड से पूछते हैं कोई जानकारी, तो हो सकता है वो झूठ बोल देता हो। तो इससे जो है जो मतलब सूचनाएं जो हैं एकदम करेक्ट नहीं हो सकती, थोड़ी ना थोड़ी आशंका जरूर होती है, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।